गुड इवनिंग क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इस लेक्चर में। अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल और विकृति के जो भी कर्व होते हैं और उनकी डेफिनेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने कुछ मॉडुलस और कुछ कांस्टेंट के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्रतिबल कैसे होता है, विकृति कैसे होती है। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा उससे आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं चीजों को। पहले हमने आपको एक रफली एक आइडिया, इसके पहले वाली क्लास में हमने एक रफली आइडिया आपको टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में दे दिया था, मतलब जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हमने दे दिया था। अब हम इस क्लास में उसको और आगे फर्दर पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि तीन तरीके के जनरली मॉडुलस होते हैं। एक होता है आपका यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक भी जिसे बोलते हैं। दूसरा आता है शियर मॉडुलस जिसे बोलते हैं हम कर्तन गुणांक या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कठोरता गुणांक, ठीक। तीसरा आता है आपका बल्क मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस लचीला गुणांक इसे बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक, प्रत्यास्थता का लचीला गुणांक, ठीक। तो ये जनरली तीन मॉडुलस हमने पढ़े थे, तीन गुणांक हमने पढ़े थे और हमने आपको इनको एक्सप्लेन किया था इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे। चलिए अब इनकी डेफिनेशन के बेसिस पे हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था आपका यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस को हम फिर से समझते हैं इस तरीके से। इस चीज को आप ऐसे देखिए कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि जब हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हमने आपको बताया था हुक्स लॉ, हुक्स का नियम। तो हमने जब हुक्स का नियम बताया था तो हमने ये बताया था कि हुक्स के नियमानुसार जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी प्रतिबल और विकृति में स्ट्रेस और स्ट्रेन में समानुपातिक संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। इसी को जब फर्दर हुक्स जी ने आगे एक्सप्लेन किया तो इन्होंने कहा कि जो प्रतिबल होगा ये और विकृति में एक संबंध स्थापित करेगा यंग्स मॉडुलस, जिसे हम प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। तो इसी परिभाषा के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता मापांक जो होता है यंग, इसको हम प्रत्यास्थता मापांक जो होता है ये पता चलता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यानी प्रतिबल और विकृति का जो संबंध होता है, अनुपात जो होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और प्रतिबल का क्या फॉर्मूला होता है आपका F अपॉन ए, विकृति का डेल्टा L अपॉन L। इस तरीके से जो आपका F अपॉन ए है यही आपका स्ट्रेस का भी यूनिट होगा, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक या मापांक का जो यूनिट होगा, जो इकाई होगा, वही इकाई आपका किसका, प्रतिबल का भी, प्रतिबल की भी वही इकाई होगी, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था। हमको पता है स्ट्रेन क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, और प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीजों को पढ़िए। तो इसी में देखिए लिखा, डेफिनेशन भी नीचे लिखा है, यंग्स मॉडुलस कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द इलोंगेशन ऑफ द कंप्रेशन, इलोंगेशन और द कंप्रेशन। यानी या तो इलोंगेशन या तो कंप्रेशन को हम मेजर करने के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता मापांक का इस्तेमाल करते हैं।
ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज द स्ट्रेस इज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यानी कि जो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ है उसकी एक आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो उससे कम अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस पे, तो उसमें जो इलॉन्गेशन यानी उसकी लंबाई बढ़ रही होगी या फिर उसकी लंबाई घट रही होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता मापांक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस चीज को मैं 2 से 3 बार ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और मैं किसी भी क्लास को एक तरीके से, आप हमारी जो भी क्लास देखेंगे तो उसमें किसी भी टॉपिक को मैं 2 से 3 बार पढ़ाता हूं, 2 से 3 बार मैं, इसीलिए एक तरीके से आपको रिवीजन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ाता रहता हूं कि किसी भी चीज को मैं 2, 3, 4 बार रिपीट ही करता रहता हूं ताकि चीजें आपको मेमोराइज हो जाएं, आप ना चाहते हुए भी इस चीज को रट लें। तो यंग प्रत्यास्थता मापांक क्या होता है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसकी इकाई प्रतिबल की इकाई के बराबर होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर या किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी आप लें। ठीक, फिर क्या कि इसमें हम किसी भी मटेरियल में अगर यील्ड स्ट्रेंथ से कम फोर्स लगाए अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो उस मटेरियल में होने वाले इलांगेशन यानी लंबाई बढ़ रही हो, जो लंबाई में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, या फिर लंबाई में कम हो रही हो होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम सामान्यतः यंग्स मॉडुलस या प्रत्यास्थता मापांक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह विकृति और प्रतिबल में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो हमने चीजों को समझ लिया था। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक था, अगला टॉपिक हमारा जो था शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है शियर मॉडुलस। हमने आपको बताया था कि जो शियर मॉडुलस होता है उसी को हम बोलते हैं कठोरता मापांक, या उसी को हम बोलेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर कर्तन मापांक। इसी को आप हिंदी में लिख सकते हैं, इसी को हम कहेंगे शियर मॉडुलस है तो इसको कह दोगे कर्तन गुणांक। ठीक है, इसको कह देंगे कर्तन गुणांक, या फिर इसी को हम बोलते हैं कठोरता मापांक या कठोरता गुणांक। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस, इसको आप जो भी कहना चाहें। ठीक, अब देखिए इस चीज को, यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बताते हैं कि क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शियर स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है कि मटेरियल आपका शियर में कितना स्टिफ है, यानी अगर उस पे हम शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना रजिस्ट करेगा, कितना रजिस्ट करेगा शियर में डिफॉर्म होने से। ठीक है, तो वो उसकी स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर हम किसी भी मटेरियल पे शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कर्तन बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो कर्तन प्रतिबल की वजह से उसमें जो परिवर्तन आएगा, तो कर्तन प्रतिबल से जो परिवर्तन आ रहा है उसको रोकने के लिए जो हमारा बल लग रहा है, रेजिस्टेंस जो अप्लाई हो रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा शियर मॉडुलस, कर्तन गुणांक। और ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस और आपका स्ट्रेन का रेशियो जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस या फिर कर्तन गुणांक। ठीक है,
इसको भी मैं पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको हम किस टर्म में मेजर करते हैं। हमने आपको कल बताया था कि शियर स्ट्रेन क्या होता है, कि मान लो कि ये कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है और इस पे इस तरह का बल लगाया जा रहा है, तो इसका जो एंगुलर मेजरमेंट है, ये जो कोणीय विकृति हुई है, इसमें एंगुलर विकृति है, एंगुलर डिफॉर्मेशन जो हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति। ठीक है, कि जब कभी भी बल लग रहा है और उसकी वजह से बॉडी में जो भी आपका क्या कहते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसको हम बोलेंगे कर्तन विकृति। और इसको हमने आपको बताया भी था कि ये जो डेल्टा एक्स आपका चेंज इन लेंथ आ रहा है, यानी लंबाई में वास्तविक परिवर्तन कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स का। ठीक है, और वास्तविक लंबाई जो है आपकी कितनी है, एल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्तन विकृति। तो हमने आपको बताया क्या कि यंग्स मॉडुलस जो होता है कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति का जो अनुपात होता है, उसको हम बोलेंगे शियर मॉडुलस, कर्तन गुणांक, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कठोरता मापांक या कठोरता गुणांक। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि जब इस बॉडी पे इस डिब्बे पे जब हम बल लगा रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें कर्तन प्रतिबल हो, तो कर्तन प्रतिबल हम लगा रहे हैं, इसकी वजह से इसमें जो ये कर्तन विकृति हो रही है, ठीक है, तो बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी के अंदर, यानी इस डिब्बे के जो अणु परमाणु होंगे, जो भी होंगे, वो कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट करेंगे ना, उसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रजिस्ट करते हैं। ठीक है, कि नहीं, हम तुम्हें एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होने देंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोई धक्का देता है तो आप अपनी तरफ से काउंटर एक्ट करते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि आप गिरो नहीं। ठीक है, कुछ उसी तरीके से जब कोई आपका इस तरह का बॉडी होता है और उस पे हम बल लगाते हैं तो वो रजिस्ट करेगा, ठीक है, कि उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन ना हो, यानी शियर स्ट्रेन ना हो। इसी रेजिस्टेंस को, यही जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, उसी का जो मापन है, उसी का जो गुणांक है, उसी का जो मेजरमेंट है, उसको हम बोलेंगे शियर मॉडुलस। क्या बोलेंगे, शियर मॉडुलस, कि उस रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट है उसको हम बोलेंगे शियर मॉडुलस, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या कठोरता मापांक, या कर्तन आपका गुणांक, या कर्तन मापांक। ठीक है, यहां तक चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है। ठीक, अच्छा, रेजिस्टेंस बार बार मैं यूज करता हूं टर्म, तो आप इस चीज को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, कि जब भी हम बल लगाते हैं तो उस बल की वजह से, जो प्रतिबल लगा रहे हैं, प्रतिबल की वजह से कर्तन विकृति में होने वाले प्रतिरोध का जो मापांक होता है, उसको हम बोलेंगे कर्तन मापांक या कर्तन गुणांक। समझ गए, यानी जब कभी भी कर्तन प्रतिबल लगाने की वजह से कर्तन विकृति में होने वाले, कर्तन विकृति में होने वाले प्रतिरोध के मापांक को हम क्या बोलेंगे, आपका कर्तन मापांक या कठोरता मापांक। ये उस बॉडी की स्टिफनेस को, यानी कठोरता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बॉडी कितना स्टिफ है, कितना कठोर है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब अगला टॉपिक अपना क्या कहते हैं, अब अगला टॉपिक क्या था, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम और क्या बोलते हैं, लचीला मापांक, लचीलापन मापांक। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस या लचीलापन मापांक। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका कोई क्यूब है, कोई आयत है, ओ सॉरी क्यूब नहीं, घन है। अब इस घन के चारों तरफ से जितनी भी इसके फेस हैं, सारी तरफ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, संपीड़न बल लगा रहे हैं। तो इस संपीड़न बल की वजह से अगर इसका प्रारंभिक आयतन मान लीजिए कि V0 था, इसका प्रारंभिक आयतन क्या था, V0 था, लेकिन
जैसे ही हमने इसके सारे फेस पे सारी दिशाओं में बल लगाया, संपीड़न बल लगाया, उसकी वजह से इसके आयतन में परिवर्तन हो गया डेल्टा वी। यानी प्रारंभिक आयतन V नॉट था, लेकिन अभी इसका आयतन घट के कम हो गया। तो कितना घटा? डेल्टा V घट गया। आपका आयतन इसका कितना घट गया? डेल्टा V भी घट गया। ठीक है, तो ये जो बल लगाया गया, इस पूरे मटेरियल पे जो भी बल लगाया गया, ठीक है, इसकी वजह से इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अब ये आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यानी बल लगाने की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी प्रतिबल आएगा। तो उस प्रतिबल की वजह से जो भी बॉडी है आपकी, ये जो भी घन है, इसके आयतन में होने वाली विकृति, ठीक है, आयतनात्मक विकृति के अनुपात को, यानी प्रतिबल, जो सामान्य प्रतिबल हम अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें होने वाली आयतनात्मक विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लचीलापन गुणांक। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझिए कि हम प्रारंभिक आयतन V नॉट था और इसके आयतन में परिवर्तन हुआ डेल्टा V। तो इसकी आयतनात्मक विकृति कितनी हो गई? हमारी आयतनात्मक विकृति हो गई, सॉरी, इसको डेल्टा E से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं आयतनात्मक विकृति को, इसको हम डेल्टा V से, चलिए E से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, E से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आयतनात्मक विकृति को हम बोल देंगे डेल्टा V अपॉन V। इस तरह से समझिए इस चीज को कि जो आयतनात्मक विकृति, EV लिख सकते हैं यहाँ पे, जहां पे E है इसको EV लिख दीजिए, आयतनात्मक विकृति हम कहेंगे। तो जो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस कितना आया, प्रतिबल कितना आया, F अपॉन 1 आया, क्योंकि बल हम F लगा रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने A ले लिया। ठीक है, और हमने क्या बताया कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी लचीलापन गुणांक या फिर मापांक जो है, ये क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, यानी सामान्य प्रतिबल हम लगा रहे हैं, और इसके अनुपात को जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हम बल्क मॉडुलस। अब एक बड़ी अच्छी सी चीज ये समझिए कि जब बल्क मॉडुलस की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो डेवलप हो रहा है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का सीन ऐसा है कि कभी कभार कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उनपे जब हम प्रतिबल लगाते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनके वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली मैक्सिमम मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिन पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जिन पे हम प्रतिबल लगाते हैं, तो उनके वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करते हैं। इसीलिए जब कभी भी हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लेते हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं। जनरली बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो हम एक वैल्यू लेते हैं हम नेगेटिव में लेते हैं, और ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो सामान्यतः आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही नहीं, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, वहां पे कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे की। संपीड्यता और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ने को मिलेगी। तो एक सिंपल सा टर्म याद रखिएगा कि क्या होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K इज इक्वल टू क्या होता है आपका सिंपल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी प्रतिबल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगला, यहां तक हमने जितने भी मापांक थे, जितने भी गुणांक थे हमने पढ़ लिए। अब हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पॉइजन्स रेशियो। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ ये डायमेंशन है, कुछ इस तरह की बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है आपकी, जिसका इनिशियल डायमीटर आपका d है। इसका इनिशियल डायमीटर आपका d है, इनिशियल डायमीटर क्या है? d है। और हुआ क्या कि जब हमने इस पे ऐसे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, F ऊपर और F यहां हम अप्लाई कर रहे हैं, एक टेंसाइल फोर्स ऊपर, एक टेंसाइल फोर्स नीचे। ठीक है, इस तरीके का बल लगा रहे हैं। इसकी प्रारंभिक लंबाई जो है, प्रारंभिक लंबाई आपकी क्या है? इनिशियल आपका है L0,
ये आपका ये बॉडी है, एक्चुअल में ये बॉडी है ये, ठीक है, ये आपका ही बॉडी है, ऐसे समझिए। और इसका इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई इसकी L नॉट है, और प्रारंभिक जो आपका डायमीटर है इसका D नॉट है, ऐसे समझिए इस चीज को आप, ठीक है। प्रारंभिक डायमीटर आपका D नॉट है। और जब हमने इस पे टेंसाइल लोड लगाया तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम इस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी इलोंगेट होगी, खींचेगी, ठीक, जो भी सिलेंडर है या फिर जो भी मटेरियल है। अब जब हम इसको खींच रहे हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये खींचेगा। तो इसकी जो प्रारंभिक लंबाई L नॉट थी, अब लंबाई बढ़ के क्या हो गई, L हो गई, लंबाई बढ़ के क्या हो गई, L हो गई, ठीक। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ी? क्या सिर्फ और सिर्फ तनाव बल लगाने के पश्चात क्या जो सिलेंडर है या जो मटेरियल है या जो भी ये आपकी बॉडी है, इसकी सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हुआ? नहीं ना। यानी जैसे जैसे हम इसको खींच रहे हैं, इसकी लंबाई में परिवर्तन होने के साथ इसके डायमीटर में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो आपका लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबाई की दिशा में विकृति, लंबाई की, ठीक है, लंबाई की दिशा में जो भी विकृति हुई वो क्या हुई आपकी, डेल्टा L अपॉन L, यानी डेल्टा L क्या, प्रारंभिक लंबाई, सॉरी अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई बटा प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात है, ये आपका लीनियर स्ट्रेन, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसी को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कि जैसे जैसे हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी लंबाई की दिशा में होने वाली विकृति जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाती है। अब ये तो लंबाई में की दिशा में होने वाली विकृति है, लेकिन जैसे जैसे बल लग रहा है उसकी डायमीटर में भी चेंज आ रहा है। तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाले फेस पे, ट्रांसवर्स मतलब उसके लंबवत दिशा वाली जो भी फेस है बॉडी की, उसमें जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन यानी लंबवत विकृति, किसी भी बॉडी में फोर्स लगाने के पश्चात लंबाई की दिशा में होने वाली विकृति लीनियर स्ट्रेन कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कराती है। लंबाई में चेंज आ रहा है, लेकिन खींचने के बाद उसके डायमीटर भी तो कम हो रहा है, ठीक है। पहले डायमीटर D नॉट था, अभी डायमीटर आपका D हो गया, ठीक। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है आपका, कि जो आपके डायमीटर में चेंज आ रहा है या फिर जो लेटरल डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स और स्ट्रेस ऑन द बॉडी, उसकी वजह से जो विकृति उत्पन्न होगी उसको लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे या ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलेंगे या लंबवत विकृति बोलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका जिस दिशा में बल लग रहा है उसकी लंबवत दिशा में इसकी विकृति हो रही है, दिशा, इस दिशा में बल लग रहा है और विकृति किस दिशा में हो रही है आपकी, लंबवत दिशा में विकृति हो रही थी, और जिस दिशा में बल लग रहा था उसी दिशा में विकृति हो रही थी, तो उसको बोल रहे थे लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि एक ही लाइन में स्ट्रेन डेवलप हो रहा था और उसकी लंबवत दिशा में हो रहा था, तो उसको लेटरल स्ट्रेन, लेटा हुआ, लेटे हुए दिशा में, लेटरल ऐसे याद कर लेना, लेटा हुआ, लेटी हुई दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसकी लेटी हुई दिशा में अगर जो विकृति उत्पन्न हो रही है या फिर उसके समानांतर दिशा, सॉरी उसके लंबवत वाली फेस पे जो विकृति हो रही है उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और पॉइजन्स रेशियो जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का अनुपात होता है, ठीक है। यानी ये आपका क्या, लंबवत विकृति या लंबाकार विकृति और लंबाई की दिशा में होने वाली विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स अनुपात बोलेंगे, ठीक है। ये सामान्यतः निर्भर करता है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी या कौन सा मटेरियल है। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है सामान्यतः प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरीके का है, मटेरियल किस
मटेरियल जो है या बॉडी जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से है। तो हर बॉडी का पॉइजन रेशियो अलग होता है। कंक्रीट के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, कॉर्क के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, ठीक है, लोहे के लिए अलग होगा। तो जितने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं सबके लिए पॉइजन रेशियो अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को याद रखिएगा कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा के लंबाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, लंबाकार पर विकृति या लीनियर स्ट्रेन। उसके लेटी हुई दिशा में होने वाली परिवर्तन को हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो इस चीज को यहां तक आप याद रखिएगा। आज की क्लास यहां तक करते हैं, और जहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। अगली क्लास में हम लेके आते हैं आपके लिए और भी जो बची हुई चीजें हैं। उम्मीद है कि एक क्लास में आपका अगला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।